विरासत में मिली जायदाद को किस तरह से क्लेम किया जा सकता है? यह जायदाद कौन कौन क्लेम कर सकता है? आज इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। सक्सेशन क्या है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि किस तरह से विरासत में मिली जायदाद को क्लेम किया जा सकता है। विरासत में कौन कौन सी जायदाद होती है? सक्सेशन सर्टिफिकेट किस तरह से हासिल किया जाता है? इस बारे में जानने के लिए हमने रब्ता किया है शहबाज अली खान साहब से, जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। जी सर, हमारी सक्सेशन के टॉपिक पर कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। आपने पूछा मुझसे सक्सेशन के हवाले से। सक्सेशन जो है ये भी एक किस्म है विरासत की। हम अक्सर लफ्ज़ सुनते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब विरासत। विरासत या होती है, विरासत है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके जो वारसान, उसकी औलाद, उसके बहन भाई या जो भी उसके वारसान में आता है, वो उनको उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद किस तरह तकसीम होगी, किस तरीके से वो वारिस बनेंगे उसकी प्रॉपर्टी के, ये कहलाती है विरासत। सक्सेशन भी विरासत की एक किस्म है। अच्छा, इनहेरिटेंस सादी जायदाद की विरासत और सक्सेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सक्सेशन हमेशा होगी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ इमूवेबल हैं और कौन सी ऐसी हैं जो सक्सेशन में क्लेम की जाती हैं इन वारिसान की तरफ से, उसकी बात कर लेंगे। फिर इसके अलावा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सक्सेशन की, कौन सा फॉर्म प्रॉपर है सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, और सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आपने क्या करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं, जैसे कोई शख्स बैंक में पैसे छोड़ के गया, उसका एक बैंक अकाउंट था या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट से, एक ही बैंक में ज़्यादा अकाउंट से अलग मुख्तलिफ़ किस्म के, या फिर अलग अलग बैंक्स में अलग अलग किस्म के अकाउंट्स थे, किसी भी नेचर के अकाउंट्स थे, लेकिन उसके एसेट्स थे, उसकी प्रॉपर्टी थी जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम की जाएगी सक्सेशन में। इसके अलावा अगर कोई शख्स की पेंशन आती थी, उसके रिटायरमेंट पे उसको कुछ पैसे मिले थे, वो उसने एक सेविंग्स अकाउंट में रख दिए, सेविंग अकाउंट के बाद उसको उसमें से मुनाफा मिलने लग गया, ये सारे मुनाफे के पैसे, वो अकाउंट के पैसे, पेंशन के पैसे, ये सब भी सक्सेशन में क्लेम किए जाएंगे। इस चीज़ पर थोड़ी सी तनाज़ा आ जाता है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कुछ लोगों ने ली होती हैं, लाइफ इंश्योरेंसेस, इस चीज़ के पैसे जो हैं क्या वो सक्सेशन में फॉल करते हैं या नहीं करते, इस चीज़ पे अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ अदालतों, मुख्तलिफ जजेस की अलग अलग किस्म की राय है, लेकिन अल्टीमेटली आपके ये भी सक्सेशन में क्लेम किए जाते हैं। बैंक लॉकर के हवाले से बात करेंगे। कुछ लोगों ने अपने पैसे रखवाए होते हैं बैंक्स में, साथ कुछ लॉकर परचेज़ किए होते हैं जिसमें वो अपनी कीमती अशिया रखते हैं। अब उनके जाने के बाद अब वो जो लॉकर है, क्या वो मूवेबल है या इमूवेबल है, वो उसकी किस किस्म की जायदाद होगी, वो भी सक्सेशन में क्लेम की जाएगी, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। सक्सेशन सर्टिफिकेट आप हासिल करेंगे सिविल कोर्ट से। सक्सेशन सर्टिफिकेट कौन हासिल कर सकता है? सक्सेशन सर्टिफिकेट वारिसान में से कोई एक वारिस भी क्लेम कर सकता है, खुद के लिए भी और बाकी वारिसान के लिए भी, या फिर एक साथ मिलकर सारे वारिसान क्लेम कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि इस एप्लीकेशन के साथ अनेक्स किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, जो कि इसके लिए ज़रूरी हैं, जिनके जो आपका एविडेंस का काम देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसकी हम बात कर लेते हैं कौन से हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो एप्लीकेशन आप कोर्ट में देंगे, उसमें उसके कुछ कंटेंट्स होते हैं। वो एक फॉर्म होता है, एक सेक्शन 372 जी, जिसमें हम एप्लीकेशन देते हैं अंडर सेक्शन 372 सक्सेशन एक्ट 1991। इसमें अमेंडमेंट्स भी काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन यही रूल फॉलो होता है। एक फॉर्म हमें दिया जाता है, एक सक्सेशन का फॉर्म होता है, खुद भी बना सकते हैं, हमें प्रिंटेड फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन आपके वकील साहब, आपके एडवोकेट ही आपके लिए सारी काउंसलिंग करते हैं। एक फॉर्म तैयार होता है, उसमें लिखा जाता है डेट, टाइम, ये सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि वो जो मुतवफ़ी है वो कब फौत हुआ, कहाँ फौत हुआ, उसकी प्लेस ऑफ डेथ, उसका टाइम ऑफ डेथ, उसकी ऑर्डिनरी रेजिडेंस, वो कहाँ रहता था, आखिरी दफ़ा वो कहाँ पे रहा, और जो वारिसान क्लेम कर रहे हैं उन वारिसान का उससे क्या रिश्ता है, वो किस हैसियत से उसके वारिस बनते हैं। आया कि वो उसकी बीवी के नाम से क्लेम कर रही है, या फिर वो उसका बेटा क्लेम कर रहा है, उसका पोता क्लेम कर रहा है, ये चीज़ देखी जाएंगी। और फिर क्या इसके अलावा कोई और भी ऐसा है
जो इस चीज़ को क्लेम कर रहा है वारिसान के अलावा, और क्यों कर रहा है? क्या उसकी जायदाद पे किसी किस्म के डेट्स थे या उसने कुछ सिक्योरिटीज़ पे करनी थी? क्योंकि हमेशा जो भी विरासत तकसीम होगी पहले उसमें से डेट्स माइनस होंगे, सारी सिक्योरिटीज़ माइनस होंगी, उसके ऊपर से जितने भी बर्डन थे पहले वो रिमूव किए जाएंगे, उसके बाद जो चीज़ बचेगी उसकी पार्टीशन होगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट देने के लिए जो एप्लीकेशन हम देंगे उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहले तो आता है डेथ सर्टिफिकेट। और डेथ सर्टिफिकेट भी वो नहीं जो आपको कब्रिस्तान की पर्ची को भी कुछ लोग कहते हैं ये भी डेथ सर्टिफिकेट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नादरा से जो है सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है, प्रॉपर चीज़ें प्रोसीजर रिक्विजिट्स पूरे करके, वो नादरा का वेरीफाइड सर्टिफिकेट जो होता है वो साथ अटैच होगा। इसके अलावा नादरा से FRC जारी होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि आखिर जो मुतवफ़ी था इसकी फ़ैमिली के कौन कौन से लोग नादरा में रजिस्टर्ड हैं, इसके कितने रिश्तेदार थे, और रिश्तेदार से ब्लड रिलेशन, उसकी बीवी, उसके बच्चे, बस। फिर इसके अलावा बैंक जारी करता है एक बैलेंस सर्टिफिकेट या फिर क्लोजिंग सर्टिफिकेट के नाम से। मुख्तलिफ बैंक हैं मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि जब ये शख्स फौत हुआ था उस वक्त इसके अकाउंट में कितने पैसे थे। पहले तो बैंक इकरार करता है ना कि हाँ भाई ये शख्स बंदा जिसका CNIC ये था, अकाउंट नंबर ये था, ये हमारे मेंबर था बैंक का, और यहाँ पे इसका अकाउंट एग्जिस्ट करता है, और अब ये फौत हो चुका है, हमने डेथ सर्टिफिकेट देख लिया, लिहाजा हम अब एक क्लोजिंग सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि ये शख्स के जब आखिरी दफ़ा इसका हमने अकाउंट क्लोज़ किया है तो उसमें इतनी अमाउंट थी, वो आपको स्पेसिफिक अमाउंट बताते हैं, फिर उस स्पेसिफिक अमाउंट का आप सक्सेशन पे अपना क्लेम करते हैं। तो ये चीज़ें थी सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जब आपकी प्रॉपर्टी बैंक में रखी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा बैंक में भी है तो आप तमाम बैंक को एक ही सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्लेम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके 4 अकाउंट से अलग अलग बैंक में तो आप 4 जगह 4 दफ़ा सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, नहीं, आपने एक ही सर्टिफिकेट में चारों बैंक को जारी करना है। ले जनाब, ये तो था सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन एप्लीकेशन की हद तक सारे हमारी फॉर्मेलिटीज़ थी। बाकी अली, मेरा जो आपकी वीडियो के थ्रू पब्लिक को मैसेज एक जाएगा वो ये है कि जब किसी का कोई अपना जाता है उसे दुख तो बहुत होता है, उस वक्त वो इन फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान नहीं रखता, लेकिन बाद में अगर इनमें से कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो फिर बहुत सी तंगी का सामना करना पड़ता है। उस वक्त इंसान जज्बात में होता है, गम में होता है, बहुत सारी चीज़ें मिस कर देता है। जैसे डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में कुछ लोग बहुत देरी कर देते हैं, कई लोग FRC नहीं बनवाते, अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाते, हालांकि नादरा में बहुत थोड़ी सी फ़ीस में कोई तंगी नहीं होती, बड़ी आसानी से बन जाता है, लोग नहीं बनवाते। बाकी ये है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, अगर कोई शख्स फौत होता है तो उसके बाद उसका सबसे पहली चीज़ तो डेथ सर्टिफिकेट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि FRC, उसे हर शख्स को चाहिए कि अपनी हयात में अपना एक FRC ज़रूर बनाए। लाजमी नादरा की तरफ से ये जारी किया जाता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत थोड़ी मामूली सी इसकी फ़ीस है, ठीक है, इसको ज़रूर आपने जारी करवाना है, और ये शख्स अपनी हयात में करवा ले तो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि बाद में फिर उसकी वारसान को तंगी होती है। इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत इसलिए करता है कि उसके आने वाली नस्ल आसानी से ज़िंदगी गुजारे, तो ये भी आने वाली नस्ल के लिए ही बेहतरी होती है कि अपने डॉक्यूमेंटेशंस पूरी रखनी चाहिए। FRC अपना लाजमी अपनी हयाती में बना लें, और जैसे ही शख्स कोई फौत होता है उसका डेथ सर्टिफिकेट नादरा के थ्रू लाजमी बनाएं सबसे पहले। और अगर आपका ये सब मामला हो जाता है, आपको पता चलता है जी फ़लाँ जगह पे शख्स के अकाउंट्स थे, ठीक है, तो सबसे पहले बैंक में जाएं और क्लोजिंग सर्टिफिकेट्स लें, क्योंकि जब बात पुरानी हो जाती है तो बैंक के रिकॉर्ड भी जो हैं वो धुंधले शुरू हो जाते हैं होना, फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, अकाउंट्स नहीं मिलते, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, आपके बहुत सारे पैसे बाउंड हो सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग अकाउंट अपने जो हैं बैलेंस सर्टिफिकेट लाजमी लिया कीजिए। यही मेरा जनाब मैसेज था। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अली खान साहब कि आपने इस मसले पर हमारी कानूनी रहनुमाई फरमाई। और इसी तरह से लीगल आई के पहले एपिसोड में हमने हाफिज़ हमज़ा कत्ल केस के बारे में डिस्कस किया था, कानूनी राय आप सबके सामने रखी थी, और उस वीडियो का, उस एपिसोड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाएँ उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो भी, एपिसोड भी पूरा देखिएगा। और लीगल आई का एपिसोड 3 भी बहुत जल्द आएगा, इसके लिए हमारे साथ रहिएगा।
अगर आप इस किस्म के किसी मसले का शिकार हैं या आप कानून से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 24justice.pk हर वक्त आपके लिए हाजिर है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विजिट करें और 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।